Hello students, today we will be beginning with a new chapter that is offences, penalties and prosecutions in GST. So GST का जो लॉ है उसमें अगर कोई भी मिस्टेक्स होती हैं या फिर कुछ विलफुली कुछ गलत काम किए जाते हैं तो उस टाइम पर कुछ ऑफेंसेस काउंट किए जाते हैं. ऑफेंसेस क्या हैं, गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं, उनके बेस पे उन्हें कुछ पेनल्टीज़ दी जाती हैं और डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी है उसके हिसाब से ऑफेंसेस के लिए कभी कभी जेल्स भी हो जाती है. ठीक है, तो जेल टर्म बहुत ग्रेव ऑफेंसेस में ही होती है. तो हम उन ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो आपकी बुक में दिया गया है ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ का मतलब लॉ में क्या है. सीधे सीधे मतलब ये है कि ऑफेंस का मतलब है गलती और पेनल्टी का मतलब उस पर होने वाली जो आपकी एक तरीके की आपको कोई फ़ाइन लग रहा है या फिर कुछ रिटेन किया जा रहा है या फिर इम्प्रिजन किया जा रहा है, तो उस टाइप की जो भी आपको कुछ गलती की सज़ा मिलेगी दैट इज़ नोन एज अ पेनल्टी. अब यहाँ पे दो टाइप्स की पनिशमेंट आती है जीएसटी में. सबसे पहले आती है सिविल लाइबिलिटी. सिविल लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी जो छोटी मोटी सी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थी, जो जीएसटी की लॉ में जो प्रोविजंस थी, उनको तोड़ा जा रहा है. तो उसके लिए अगर वो उस टाइप की कोई प्रोविजन तोड़ी जाती है तो वहाँ आती है एक सिविल लाइबिलिटी. ठीक है, इसके अलावा आप सिविल लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर इस टाइप की कोई लाइबिलिटी बन रही है तो उसमें दो टाइप की आपको पीनल प्रोविजंस आती हैं. सबसे पहले तो लगती है एक पेनल्टी, दूसरी है कन्फिस्केशन. कन्फिस्केशन का मतलब है कुछ जब्त कर लिया. दूसरी आती है क्रिमिनल लाइबिलिटी. क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी जो गलती थी, ऑफेंस जो था वो थोड़ा ग्रेव नेचर का था. ठीक है, कोई छोटा मोटा ब्रीच नहीं था, काफ़ी बड़ा था. तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं. वहाँ पे आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट जेल जा सकते हैं या फिर फ़ाइन लग सकता है. ठीक है, तो ये थोड़ी ग्रेव नेचर की ऑफेंसेस के लिए होती है क्रिमिनल लाइबिलिटीज़. और जो हमारी सिविल लाइबिलिटी है, सिविल लाइबिलिटी जो है ये डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ दैट मीन्स जो जीएसटी की अथॉरिटीज़ हैं ये लगा सकती हैं, पर जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हैं ये क्रिमिनल कोर्ट्स लगाती हैं. ठीक है, इसके बाद ऑफेंसेस अलग अलग दिए गए हैं हमें टैबुलर फॉर्म में. उनके लिए अलग अलग पेनल्टीज़ क्या हैं, कन्फिस्केशन के रूल्स क्या हैं, वो पढ़ते हैं. सबसे पहला ऑफेंस आता है कि रजिस्टर्ड पर्सन फेलिंग टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज और रिटर्न. अब एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे रिटर्न्स भरनी है, अपनी सप्लाईज जितनी भी हैं उनकी डिटेल्स भरनी होती है, पर उसने ये काम नहीं किया. तो यहाँ पे उसे क्या लगती है, लेट फीस लगती है. जब तक वो ये डिपॉजिट्स नहीं करवा देता है तब तक उसे 100 रुपये पर डे की लेट फ़ीस लगती है और इस लेट फ़ीस का मैक्सिमम अमाउंट है 5,000 रुपये. इसके बाद दूसरा ऑफेंस आता है कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है. ठीक है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी थी पर उसने नहीं करी, तो उसे एक नोटिस भेजा गया कि ये वाली इन्फॉर्मेशन फर्निश की जाए, पर उसने फिर भी नहीं करी है. तो यहाँ पे उसे फ़ाइन लगता है 25,000 का. इसके बाद आता है अगला पॉइंट. अगला पॉइंट है नो फ्रॉड का. अब आपकी बुक में ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती की हुई है. ये वाला पॉइंट है नो फ्रॉड से रिलेटेड, और आगे जो आपकी बुक में लिखा गया है इसके लिए वो ऐसा लैंग्वेज ऐसी है कि वहाँ से ये लगेगा कि आपने फ्रॉड किया हुआ है. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पे हमारा एक पर्सन था जिसने टैक्स पे करना था, पर उसने या तो टैक्स पे नहीं किया, पूरा ही पे नहीं किया, या फिर शॉर्ट पे कर दिया, थोड़ा कम पे कर दिया, गलती से रिफ़ंड मिल गया उसे टैक्स का, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था, आईटीसी जो था, वो रॉन्गली अवेल कर लिया या फिर यूटिलाइज़ कर लिया किसी और रीज़न से. ठीक है, फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसस्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट के अलावा किसी और रीज़न से, मतलब कि अनइंटेंशनली गलती से उसने ये वाला काम कर दिया. ठीक है, टैक्स पे कम पे कर दिया या ऐसा कोई काम कर दिया, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाता है कि ये नो फ्रॉड है. अब आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से यूटिलाइज्ड बाय रीज़न ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट वगैरह वगैरह. ठीक है, अब यहाँ पे यूटिलाइज्ड नॉट बाय रीज़न आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेनल्टीज़ क्या लगती हैं अगर आपने अनइंटेंशनली कुछ गलती की है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है. ठीक है, शो कॉज नोटिस जो है वो तब इशू किया जाएगा जब डिपार्टमेंट को पता लगेगा कि आपने कुछ गलती करी हुई है. वो आपको एक नोटिस निकालेंगे, और जब आपको नोटिस मिल गया है उस टाइम पे अगर नोटिस को देखने के बाद आपने नोटिस के 30 दिन बाद तक आपने अगर वो अमाउंट जो था टैक्स का प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट जो था, जो डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट पड़ता है, वो डिपॉजिट करवा दिया है, तो यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है. ठीक है, क्योंकि अनइंटेंशनली हुआ था तो यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है. इसके बाद अगली आती है कि 10% ऑफ अमाउंट ड्यू और 10,000 विच एवर इज़ ग्रेटर इन एजुडिकेशन. अब अगर मामला एजुडिकेशन तक पहुंच गया है तो यहाँ पे पेनल्टी है 10% अमाउंट ड्यू की या फिर 10,000 जो भी ज़्यादा अमाउंट है. ठीक है, इन दोनों में से पेनल्टी लग जाएगी किसी भी अमाउंट की.
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी नहीं आप पे कर रहे हो, जो आपका ड्यू अमाउंट था वो भी पे करना है, प्लस यहाँ पे पेनल्टी भी पे करनी है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, वो क्या है, 10% ऑफ द अमाउंट ड्यू और 10,000 विच एवर इज ग्रेटर इफ सेल्फ एज टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स नॉट पेड विद इन 30 days फ्रॉम ड्यू डेट। अब यहाँ पे ड्यू डेट निकल गई है टैक्स पे करने की, आपने टैक्स कलेक्ट करके रखा हुआ है या फिर सेल्फ असेसमेंट करके रखी हुई है, उसके 30 दिन हो भी गए हैं, आपने फिर भी नहीं पे किया, तो यहाँ पे आपको टैक्स के साथ फ़ाइन पे करना पड़ेगा। टैक्स का जो फ़ाइन का अमाउंट है दैट इज़ 10% ऑफ द अमाउंट ड्यू और 10,000, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है उसकी पेनल्टी है। इसके बाद अगला केस आता है फ्रॉड का। अब यहाँ पे क्या है, आपकी बुक में फिर से गलती है, यहाँ पे फॉर एनी रीज़न अदर दैन नहीं होना चाहिए, फॉर एनी रीज़न ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट लिखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। किसी एक इंसान ने कोई फ्रॉड किया, विलफुल मिसस्टेटमेंट करी या फिर फैक्ट्स को सप्रेस किया और उसके कारण से उसने या तो टैक्स पूरा ही नहीं पे किया या फिर शॉर्ट पे किया हुआ है या फिर टैक्स उसका जो पे किया था वो गलती से रिफंड हो गया या फिर उसने आईटीसी को गलत तरीके से यूटिलाइज या फिर अवेल किया, तो यहाँ पे उसका फ्रॉड का केस बनता है। ये थोड़ा ग्रेव ऑफेंस है। अब यहाँ पे पेनल्टीज़ क्या हैं, सबसे पहले तो उसने जब शो कॉज नोटिस उसे इशू होना था, ठीक है, उससे पहले ही उसने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना जो अमाउंट था, जो ड्यू अमाउंट था, ठीक है, पर्सन का, उसने क्या किया, वो अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट भी डिपॉजिट करवा दिया। पर यहाँ पे देखो फ़ाइन तो उसने फ्रॉड तो किया, तो यहाँ पे उसे पेनल्टी हम लगाएंगे 15% की, ठीक है, जो ड्यू अमाउंट है उसकी 15% की पेनल्टी। इसके बाद अगर यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पे करवा दिया, तो उसे 25% की फ़ाइन लगेगी। इसके बाद आती है कि अगला टॉपिक आता है कि यहाँ पे जो उसने शो कॉज नोटिस था उसे वो भी इशू हो गया, उसके बाद जाके जो मामला था वो एजुडिकेशन में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एजुडिकेशन जो है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना जो ड्यू अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा देता है, तो 50% जो है वो उसकी पेनल्टी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ पे लास्ट टाइप ऑफ पेनल्टी इस केस में, वो क्या है, 100% ऑफ अमाउंट ड्यू और 10,000 विच एवर इज़ हायर। अगला है कि यहाँ पे उसने ये वाला जो 50% वाला टैक्स है ना वो भी छोड़ दिया, उसने कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है, 50% की पेनल्टी भी नहीं करवाई, वो आगे ही निकल गया, वो करवा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे उसे 100% की पेनल्टी लगेगी या फिर 10,000 की, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है वो होगा। अब कई बुक्स में ना ऐसे लिखा हुआ है कि 100% ऑफ द अमाउंट ड्यू और 10,000 नहीं, और 10,000 नहीं, ऐसे लिखा होता है 100% सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 10,000, तो इसका मतलब सेम ही है कि यहाँ पे विच एवर इज़ हायर वाला पॉइंट आ रहा है। इसके बाद एनी टैक्सेबल पर्सन फॉर फॉलोइंग 21 रीजन्स, कुछ 21 रीजन्स दिए गए हैं, उन 21 रीजन्स की अलग अलग पेनल्टीज़ दिए गई हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले रीजन्स पढ़ते हैं। पहला रीज़न क्या है, अगर यहाँ पे हम कोई एक ऐसा इंसान है जो वो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है बिना इनवॉइस को इशू किए हुए, या फिर गलत इनवॉइस, इनकरेक्ट या फिर फॉल्स इनवॉइस को इशू कर रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे वो जो बिल है, इनवॉइस या फिर बिल है, वो बिना सप्लाई किए गए ही पास कर रहा है, ठीक है, बिना मतलब क्या किया, उसने सप्लाई की नहीं पर उसके लिए इनवॉइस उसने इशू कर दिया, तो वो उसकी गलती बनती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि उसने क्या किया, उसने टैक्स जो था अपने कस्टमर्स से तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, रेसिपिएंट से अपना टैक्स जो था वो कलेक्ट कर लिया, पर उसे पे नहीं किया गवर्नमेंट को, ठीक है, और वहाँ पे ड्यू डेट जो टैक्स पे करने की थी उसके 3 महीने और ऊपर से आगे भी निकल गए, तो भी उसकी गलती बनती है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंसान ने क्या किया, जीएसटी कोई प्रोविजन जो थी उनको कॉन्ट्रावीन किया और उस कॉन्ट्रवेंशन के कारण टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर जाके उसने वो टैक्स डिपॉजिट भी नहीं करवाया ड्यू डेट के 3 महीने तक, ठीक है, तो जाके उसको पेनल्टी लगेगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टीडीएस वाले जो केसेस आते हैं उनके लिए। यहाँ पे क्या किया, एक इंसान ने टीडीएस डिडक्ट करना था पर उसने डिडक्ट नहीं किया, या फिर उसने क्या किया, पूरा अमाउंट डिडक्ट नहीं किया, कम अमाउंट डिडक्ट कर लिया, या फिर उसने क्या कर लिया, अमाउंट तो डिडक्ट कर लिया पर उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उसके लिए ये पेनल्टीज़ हैं। इसके बाद आता है फेलिंग टू कलेक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस, और अगला पॉइंट आता है कि ये वाला जो टीसीएस वाला पॉइंट है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वाला है, उन टाइप के जो असेसीज हैं उनके लिए ये है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो वाला केस आता है जब हमने TCS कलेक्ट ही नहीं किया, या फिर TCS कम कलेक्ट कर लिया, या फिर TCS कलेक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस, उसने क्या किया, गुड्स या सर्विसेज को रिसीव किए बिना ही क्या कर लिया, ITC जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया या फिर अवेल कर लिया। ठीक है, चाहे फुल्ली अवेल किया हो चाहे पार्शली अवेल किया हो, उसकी पेनल्टीज़ हैं। इसके बाद उसने टैक्स का रिफ़ंड फ्रॉडुलेंटली ले लिया है, वो केस आता है, उसमें उसे पेनल्टी है। इसके अलावा यहाँ पे उसने GST की प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करते हुए ITC को क्लेम किया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इसके अलावा उसने क्या किया, अपने फेक अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो थे उनको फॉल्सिफाई किया, उन्हें फेक, उन पे कुछ गलतियां कर दी, गलतियां भी नहीं, गलत काम कर दिया, उनका कुछ नकली चीज़ें चढ़ा दी, या फिर उसने क्या किया, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसे उसने फॉल्सिफाई करके प्रेजेंट किया ताकि वो टैक्स को मार सके, टैक्स इवेजन कर सके, वहाँ पे भी उसे यही पेनल्टीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान था जिसकी GST में अपने आप को रजिस्टर करने की लायबिलिटी बनती थी पर उसने रजिस्टर नहीं करवाया है। इसके अलावा उसने क्या किया, अपने पर्टिकुलर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉल्स दिए हैं तो उसे पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई अगर एक ऑफिसर जो है वो अपनी GST के रिगार्डिंग जो उसकी ड्यूटीज़ बनती है वो उन्हें पूरा करा है पर उसने उसको, उस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया, दैट मीन्स उसे रोका किसी भी तरीके से। इसके अलावा उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बिना ही क्या किया, हमारे जो टैक्सेबल गुड्स थे उनको ट्रांसपोर्ट करवा दिया। इसके अलावा यहाँ पे उसने अपना जो टर्नओवर था उसे सप्रेस किया है। टर्नओवर सप्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली GST का अमाउंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे GST की इवेजन करी है। इसके अलावा यहाँ पे GST की जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ बुक्स जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, उसने वो बुक्स को मेंटेन नहीं किया है या फिर उसने उनको रिटेन नहीं किया है बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को, तो भी उसे पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा फेलिंग टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड बाय एन ऑफिसर, अगर यहाँ पे किसी ऑफिसर ने उससे कुछ इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स मंगवाई थी वो उसने नहीं दी है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी ऑफिसर को दे दी है तो उसे फ़ाइन है, पेनल्टीज़ हैं। इसके बाद कोई ऐसे गुड्स थे जिनको कि GST की अथॉरिटीज़ ने कन्फिस्केट करना था, ठीक है, या फिर उनकी ऐसे कुछ गुड्स थे जिनको कन्फिस्केशन जिनकी ज़रूरी थी, ठीक है, उसने क्या किया, उन गुड्स को सप्लाई किया या फिर ट्रांसपोर्ट किया या फिर स्टोर कर लिया तो उसको पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे उसने किसी और रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके अपनी तरफ से अपने आप कोई और किसी इंसान के को इनवॉइस या फिर कोई डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, दैट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन कोई और था, मैं सपोज कर लो मैं भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, कोई दूसरा इंसान भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, यहाँ ले लो A और B दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन है। A ने अपने आप सेल करी है तो उसे अपना ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहिए, उसने क्या किया, B के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके उस पर जाके सेल की इनवॉइस इशू कर दी, तो यहाँ पे एक तरीके से तो टैक्स बेचारे B के ऊपर आ गया, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये भी यहाँ पे इस पे पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा उसने क्या किया है, कोई और जो इम्पॉर्टेंट एविडेंस, मटेरियल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट था उसके साथ टेम्परिंग करी है, उसमें कुछ गड़बड़ करी है, उसमें कुछ कट वगैरह किया है या फिर उसे डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा अगर कोई गुड्स जो थे उन्हें डिटेन किया गया है, सीज़ किया गया है या फिर GST में जाके अटैच किया गया है, उनके साथ कोई टेम्परिंग करी है या फिर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया है, तो भी उसे पेनल्टी है। तो यहाँ पे ये 21 ग्राउंड्स थे। अब 21 ग्राउंड्स की जो पेनल्टीज़ है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला तो 10,000 और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड, जितना टैक्स इवेड किया है वो, या फिर 10,000, ठीक है, और द टैक्स नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड, या फिर वो वाला टैक्स जो डिडक्ट नहीं किया है या फिर कम डिडक्ट कर लिया है, ठीक है, या फिर वो वाला टैक्स जो कि डिडक्ट तो कर लिया है या फिर और आपने डिपॉजिट नहीं करवाया है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा अगला केस आता है TCS वाले केस में कि यहाँ पर TCS उसने कलेक्ट नहीं किया है वो अमाउंट, या फिर उसने कम अमाउंट कलेक्ट कर लिया है तो वो शॉर्ट कलेक्टेड अमाउंट, या फिर उसने वो जो अमाउंट कलेक्ट कर लिया है पर डिपॉजिट नहीं करवाया है, ठीक है, या फिर ITC उसने अवेल तो कर लिया है, ठीक है, या फिर पास ऑन तो कर दिया है पर वो जो काम हुआ है वो क्या है, इरेगुलरिटी के साथ हुआ है, उसने कुछ गलत करके ये ITC अवेल किया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है, या फिर कोई अगर जो रिफ़ंड है वो उसने
गलत क्लेम किया है तो उसका हम कंपैरिजन किससे करेंगे, 10,000 से। और इन सारे अमाउंट्स में के का अगर कंपैरिजन करें हम 10,000 के साथ, तो जो भी यहाँ पे हायर अमाउंट बनता है जिस भी ऑफेंस का, वो यहाँ पर क्या होगी, पेनल्टी होगी। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम इसी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू।